तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में ना हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ उनका आंसर देखने वाले हैं कि आंसर क्या है उन सब का। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है, नहीं है। तो इज़ नॉट, हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि कहाँ पर नहीं या कहाँ पर है ये पूछा गया हो। तो सबसे पहले अब देखना शुरू करते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये तो भाई एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर तो खाली स्टेट चेंज हो रही है। जब आप वाटर लोगे कहीं पर और उसे बॉईल करोगे तो वो उड़ेगा। अब उसकी स्टेट ही तो चेंज हुई है, वो गैस के अंदर बदल गया है, सिर्फ उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये तो एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अब हमारे पास आइस क्यूब्स हैं, ये पिघल कर पानी बन रहे हैं, तो भाई इनमें भी खाली स्टेट चेंज हुई है, तो ये भी हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आपने एक गिलास लिया, इसके अंदर पानी है, सॉल्ट डाल दिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया, कोई नया कंपोजिशन बन गया? नहीं बना, तो भाई ये भी एक फिजिकल चेंज हो गया। अब कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, एलपीजी जलाते हैं हम तो इसकी स्टेट चेंज होती है कुछ, बल्कि इसके अंदर एक केमिकल चेंज होता है, ना कि फिजिकल चेंज। क्योंकि जब हम इसे बर्न करेंगे, कंबशन मतलब जलाना इसे, जब हम इसे जलाएंगे तो ये देगा CO2, H2O और हीट। था क्या ये? एलपीजी। अब इसने ये तीन चीज़ें दे दी, तो भाई केमिकल चेंज हुआ है ना, बदल गया है, केमिकल कंपोजिशन बदल गया है, कुछ नई चीज़, नया सब्सटेंस बन गया है, तो ये हमारा नहीं होगा एक फिजिकल चेंज, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब जल्दी से नेक्स्ट वाला एमसीक्यू देखते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। रिएक्शन हमारी क्या है? 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। ओके, हमारी रिएक्शन तो ये है। अब चेक करते हैं कि किस किस का एग्जाम्पल है, वन बाय वन। पहला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है? चेक करते हैं। हम बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन है जो, वो NH3 में H को रिप्लेस कर दे रही है और NO फॉर्म कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं NH3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जा रही है और 4NO बना रही है, यानी NO, हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है, तो यानी यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन चेक करें, खाली एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है, नहीं बनना है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। रिडॉक्स की बात करें, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन के साथ आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ये था मॉलिक्यूल, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहाँ पर हमारा आ चुका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन और NH3 का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो यानी यस, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या यहाँ पर एक सॉल्ट और वाटर बनना है? सॉल्ट तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं पर भी, तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है हमारा सी, क्योंकि हमारा पहला और तीसरा सही था, तो आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट है? 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2।
अब देखते हैं, इसे चेक करते हैं वन बाय वन कि क्या सही है क्या नहीं है। आयरन मेटल चेक करें। आयरन मेटल यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, चेक करते हैं। Fe था, Fe के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, यस भाई हो रहा है। वाटर रिड्यूस हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, H2 रह गया यहाँ पर खाली H2O से, तो वाटर रिड्यूस हो गया है। तो अब थर्ड वाला देखते हैं। वाटर एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो खुद रिड्यूस होता है, जो खुद रिड्यूस होता है यानी रिड्यूस सब्सटेंस, वो हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब वाटर खुद रिड्यूस हुआ है तो क्या वाटर खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें स्पेयर के बारे में पता है। तो स्पेयर के हिसाब से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, तो नहीं होगा थर्ड वाला सही। अब फोर्थ वाला देखते हैं। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है? हमने पेयर को देखना है हमें। रिड्यूस हुआ है वाटर, रिड्यूस सब्सटेंस, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो थर्ड मतलब फोर्थ वाला भी हमारा सही हो गया है। तो अब ये तीन सही हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ये आप देख सकते हैं, आंसर हमारा हो जाता है सी। आप वीडियो पॉज करके खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है हमारे चैनल पे अच्छे से पूरा का पूरा समझा के। तो अब नेक्स्ट MCQ की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जल्दी से चेक करते हैं कौन कौन से हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, CaO प्लस H2O रिएक्ट करेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अब डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसका तो सबको ही पता होगा, ये भी हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब डाइल्यूशन होता है एसिड का तो वहाँ पर कुछ बॉन्ड नए बनते हैं, कुछ टूटते हैं। तो डाइल्यूट जब हम पानी के अंदर इसे धीरे धीरे मिक्स करते हैं, तो जब एक्सोथर्मिक यानी इसके अंदर से हीट रिलीज़ होती है, इसलिए कभी भी हम पानी के अंदर हमेशा एसिड को डालेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम एसिड के अंदर पानी डाल लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी तो बीकर वगैरह टूट सकता है। ओके, तो हमने ये देख लिया है। अब एवापोरेशन ऑफ वाटर, क्या ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, क्या ये है? नहीं है। ओके, तो हमारा पहला और दूसरा यानी ए, आंसर हमारा हो जाने वाला है ए। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 MCQ 5, 5th वाले पे हम पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 beakers labeled as A, B, C each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls. Which one of the following statement is or are correct? अब यहाँ पर बात हमें सीधा सीधा बता दी गई है कि जो A और B था वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, यानी वह एक्सोथर्मिक थे, और जो C वाला था उसके अंदर टेम्परेचर घटा है, यानी वो एंडोथर्मिक थे। एंडोथर्मिक जहाँ पर हीट अंदर की साइड ली जाए, रिलीज़ ना हो,
और एक्सोथर्मिक मतलब जिसके अंदर हीट रिलीज हो। ओके, तो अब स्टेटमेंट हमें बतानी है कि क्या क्या सही है। इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। यस भाई, ये तो हमें पहले क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया, बहुत इजी वाला है ये। इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक, नहीं भाई। थर्ड वाला इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, नहीं। फोर्थ इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, यस। पहला और चौथा हमारे दोनों सही हैं, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यू की तरफ। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो अब बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। अब बात करें एसिडिफाइड परमैंगनेट की, तो ये एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, ये एक अच्छा खासा होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एसिडिफाइड KMnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये वाला है KMnO4 एसिडिफाइड। ओके, ये एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो लाइट कलर है, लाइट पर्पल कलर सोल्यूशन का, वो फेड हो रहा है और बाद में मिट ही जा रहा है। तो अब इनमें से कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस ऑब्जर्वेशन के लिए? तो अब चेक करना शुरू करते हैं। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। यस भाई, हमने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है FeSO4 को। ओके, आगे समझ में। FeSO4 acts as an oxidizing agent and oxidizes, नहीं, हमें उल्टा बताया गया है। हमने क्या समझा है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो FeSO4 क्यों करेगा? नहीं। ओके, तो अगला देखते हैं। द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइलेशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, ये भी गलत है। हमने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज तो करेगा ही। अब KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू ए कलरलेस कंपाउंड, नहीं भाई, ये भी बात गलत है। तो हमारा पहले वाला हो गया है सही, आंसर हमारा हो जाता है पहला। तो अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? चेक करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर दोनों पार्टनर एक्सचेंज हो रहे हो। ये इसके साथ गया तो ये इसके साथ गया। ओके, आगे समझ में। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो पहली वाली, इसमें तो भाई इसके साथ है ही नहीं, PV के साथ कुछ, क्या ही होगा इसका बेचारे का, तो ये तो होगी नहीं। अब सेकंड वाली देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 बन गया, SO4 Ba के साथ चला गया। ओके, आगे समझ में। Na के साथ चला गया Cl, ओके, आ गया है। तो यानी यहाँ पर हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों ने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए। यस, सेकंड वाली है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड वाली देखते हैं। C+O2, ये तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं। CH4 प्लस O2 वाली 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ये भी नहीं है हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी बी, आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि खाली सेकंड वाली ही है हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब जल्दी से नेक्स्ट वाले की तरफ पढ़ते हैं।
Which among the following statements is are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns grey due to। अब बात यहाँ पर क्या बताई है, हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तो सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, इसलिए अगर आपको अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है उसके अंदर। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl, ये यहाँ पर सनलाइट के अंदर रखने के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ग्रे क्यों हो जाता है। अब सिल्वर चांदी देखा है आप सबने, वो हमारा ग्रे कलर का होता है। ओके, तो अब यहाँ पर यानी ये दोनों अलग अलग टूट जाते हैं। ये एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट होती है उसकी मदद से AgCl Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि किस वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है वो ज़्यादा देर सनलाइट में रखने के बाद ग्रे हो जाता है। अब इसका चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। अब चेक करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन होती है भाई सिल्वर की, सिल्वर ही होता है ग्रे रंग का, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का। तो यानी ग्रे तो था हमारा भाई सिल्वर, अब डिकम्पोजिशन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का। हाँ भाई ये भी हमें पता है, तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रे सिल्वर ही होता है जो बना है इस कंपाउंड से टूटने के बाद, डिकम्पोजिशन होने के बाद। तो सिल्वर क्लोराइड का ही हुआ है डिकम्पोजिशन, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाला सब्लिमेशन नहीं होता इसका। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का थोड़ी ना हो रहा है डिकम्पोजिशन, गलत। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अलग ही, ये यहाँ से कहाँ से आ गई बात, ऑक्सीडेशन वगैरह कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। तो अब जल्दी से देखते हैं कि आंसर क्या होगा। आंसर हमारा होगा ए, आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि पहले वाला ही खाली सही है, बाकी कोई भी इनमें से सही नहीं। ओके, इतना आ गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. The process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is or are true about slaking of lime and the solution formed? अब सबसे पहली बात हमें बताना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है हम उसे वाटर के अंदर डालेंगे। मैंने रिएक्शन भी लिखी थी, दोबारा से लिख देते हैं। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। थोड़ी राइटिंग गंदी है उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिख दी है। तो अब यहाँ पर हीट मैंने लिखा है एंड में, तो एक्सोथर्मिक तो होगी ही क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर हीट निकल ली है, एंडोथर्मिक नहीं है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। ये थोड़ा सेकंड चैप्टर से रिलेट होता हुआ आ गया है। मोर देन 7 होगा क्योंकि ये एक बेस है, इसका नेचर बेसिक होता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो pH पेपर होता है उसमें 7 से अगर नीचे जाएं तो वो एसिडिक होता रहता है, 7 से ऊपर जाएं तो बेसिक होता रहता है। तो हमारा ये वाला बेस है, इसलिए हमारा थर्ड वाला भी सही हो जाता है। तो अब जब हमारा थर्ड वाला भी सही हो गया तो हमारा जो फोर्थ वाला है वो तो गलत ही है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, नहीं भाई एसिड थोड़ी ना। तो हमारा आंसर देख लेता है, आंसर क्या होगा। दूसरा और हमारा तीसरा सही है, तो आंसर होने वाला है बी। ओके,
आंसर हमने पता कर लिया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, MCQ नंबर 10, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of the reaction involved? अब यहाँ पर हमें दे रखा है कुछ घातक सी चीज़, ओके। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर सबसे बेस्ट है, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन ही लिख लेते हैं। BaCl2 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 gives Ba, सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा गया, BaSO4 ये प्रेसिपिटेट है वाइट कलर का, प्लस 2NH4Cl, ओके। अब इसे चेक करते हैं हम, N है ये वाला N है, ओके। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। अब मेरे हिसाब से बात करी जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, क्योंकि सिंगल तो हुई नहीं है, दोनों के पार्टनर बदल गए हैं, डबल वाली हुई है, सिंगल वाली नहीं हुई है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनना हो, और यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट ही बना है वाइट कलर का, तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हुई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन खाली एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, नहीं भाई, ज़्यादा प्रोडक्ट बने हैं, 1 से 2 प्रोडक्ट बने हुए हैं, तो नहीं, ये बात तो थोड़ी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सेकंड और फोर्थ वाला सही है, तो सेकंड और फोर्थ यानी डी, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो अब जल्दी से नेक्स्ट MCQ की तरफ पढ़ते हैं। MCQ नंबर 11, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमने पढ़ रखा है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, हमने H2O लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो जब कैथोड एनोड पर जाके चिपकेंगे तो हाइड्रोजन लिख लेंगे। जैसे हमने मान लो एक मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं हम, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, ओके। और बात करें तो 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो कुछ इस तरीके से दिखने वाले है, ओके। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जैसे हमने लिखी यहाँ पर, इसे छोड़ते हैं, यहाँ पर अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट सिटी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 2H2, गैस लिख लेगी O2, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका रेशो की अगर हम बात करें तो रेशो हमारा आने वाला है 2:1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो रेशो यही रहने वाला है, ओके। इतनी गैस रिलीज होगी इस रेशो में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए एक नई वीडियो आ जाएगी, या फिर आपका डाउट आपके कमेंट के साथ ही सोल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर कुछ भी डाउट होता है। अब क्वेश्चन 12 की तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जो भी है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है एंडोथर्मिक प्रोसेस भाई। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड का डाइल्यूशन, ना 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 ना, ये तो हो ही नहीं सकता। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, CO2 पता है, इसे ही कहते हैं, मतलब ड्राई आइस,
CO2 इसका एक सॉलिड फॉर्म होता है, इसे ही हम ड्राई आइस कह देते हैं। तो जो ये है, जब सब्लिमेशन होगा ड्राई आइस का तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड से जब गैस बनेगा CO2 बनेगा, तो इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ना, मतलब जो इसके एटम्स कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाने के लिए हमेशा हीट यानी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स क्या ये है? नहीं है। एवापोरेशन ऑफ वाटर है। क्यों है भाई? एवापोरेशन ऑफ वाटर, जब उड़ेगा तो इसे हीट चाहिए, एंडोथर्मिक है इसलिए। ओके, तो दूसरा और फोर्थ यानी डी, ये ऐसा क्यों है? अब ठीक है, तो यानी हमारा आंसर क्या होने आने वाला है? आंसर हो जाने वाला है हमारा डी। तो अब नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide. Yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? अब हमें बनाना तो है lead iodide, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है। तो हमें जब ये बनाना है तो लेड तो ज़रूर ही होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर अगर बात करें हम, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं यानी पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट है नहीं हमारे पास, ये चीज़ नहीं है, तो पोटेशियम आयोडाइड शॉर्ट में लिख देता हूँ ऐसे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमें क्या चाहिए जिससे हमारा ये वाला लेड आयोडाइड निकल जाए। ओके, तो लेड तो होना ही चाहिए। अब लेड सल्फेट की बात करें, नहीं, क्योंकि इनसोल्यूबल है पहले से ही, तो अब ये कैसे रिएक्ट कर लेगा घुल के। लेड एसीटेट हो सकता है नहीं, बल्कि होगा ही, क्योंकि जब हम लेड एसीटेट मिलाएंगे तो इसकी रिएक्शन अलग होगी, मतलब कुछ हमारा जो है एंड में, जब, क्योंकि हमारा जो ये लेड आयोडाइड है, तो लेड है जो, ये लेड आयोडाइड के अंदर हमें लेड यहाँ से मिल जाएगा। हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड था, आयोडाइड यहाँ से आ जाएगा, तो हमारा टोटल लेड आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पर। क्योंकि अगर हम लेड सल्फेट लेते, नहीं, अमोनियम नाइट्रेट लेते, पोटेशियम सल्फेट लेते, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके अंदर लेड नहीं था। पहले वाले के अंदर लेड था मगर वो इनसोल्यूबल है, इस वजह से नहीं हो सकता था उसके साथ ये रिएक्शन। तो हमारा आंसर था बी। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्लैश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? हमारा आंसर सीधा हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम तो रिएक्ट ही नहीं करती, और नाइट्रोजन इन चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि ऑयल वगैरह है, इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज में हेल्प कर सकती है। तो आंसर सीधा हमारा हो जाएगा डी। ये वीडियो रात को बन रही है भाई, लगभग 2-3 बजे, क्योंकि रात के टाइम ही यहाँ पर शोर कम रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी नींद भी आ रही है, तो थोड़ा बहुत गलती हो रही है मतलब बोलने में, तो उसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। जो ये फॉलोइंग रिएक्शन है, ये यूज़ होती है ऑक्सीजन गैस के बनने में मतलब लेबोरेटरी में। तो अब चेक कर लेते हैं भाई। जो ये है हीट प्लस कैटलिस्ट, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, मगर यहाँ पर लिखे नहीं जा सकता PPT के अंदर, तो इसी वजह से कुछ ऐसे लिखना पड़ा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एरो के ऊपर नीचे इस तरीके से ये लिखा हुआ था। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, तो हमें इसके अंदर बताना है
कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इस रिएक्शन के बारे में। क्या ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सिंगल रिएक्टेंट था, टूट के दो बन गए, यस है। ओ ये क्या लग रहा है, क्रॉस के लग गया, कोई नहीं। ए यस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। हीट तो ली है तो होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं डिकम्पोजिशन हो गई तो कॉम्बिनेशन कैसे होगी भाई। इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हीट। हीट क्या प्रोडक्ट में लिखी हुई है जो होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। डी वाला देखते हैं। इट इज़ ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। हीट क्या नहीं दे रहे हैं भाई, जब फोटो होता तो सनलाइट देते या लाइट देते, हीट क्यों दी फिर, तो नहीं होगा। ओ मैंने राइट के लगा दिया। ए तो आंसर हमारा हो जाने वाला है ए। ओके क्योंकि हमारे ये तीनों नहीं होने वाले हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक यानी हीट यहाँ पर हमें दिख रहा है साफ साफ, हीट हमें बता रखा है पहले ही, तो एंडोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन एक सिंगल रिएक्टेंट से टूट के दो बने हैं, इसी वजह से ये डिकम्पोजिशन है, बाकी तीनों ये गलत हैं। अब नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कौन से में केमिकल रिएक्शन होती है भाई। अगर हम ऑक्सीजन गैस को प्रेशर में गैस सिलेंडर के अंदर डालें, क्या कोई रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। कोई नया कंपाउंड बनना है, बिल्कुल नहीं बनना। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, क्या ये होता है, नहीं होता। लिक्विफाई कर जाता है या तो कम टेम्परेचर वगैरह पर ले जाके, वरना प्रेशर डाल के, तो इसमें भी कोई नया कंपाउंड तो बन नहीं रहा है, वही है एयर, तो एयर ही है। अब कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, आग नहीं लगेगी जब तक थोड़ी ना हो जाएगा। अगर आग लगी हुई बताते तो ये सही हो सकता था, अब तो गलत ही है, नहीं होगा इसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन। अब डी वाला देख लेते हैं। हीटिंग कॉपर वायर, कॉपर वायर है हमारे पास एक, यहाँ पर ये रहा वायर। अब इसके नीचे हमने जला दी आग, एक कैंडल ली, आग जला दी। अब इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम इसे हीट कर रहे हैं, तो एयर की प्रेजेंस में, एयर में रहती है ऑक्सीजन। अब कैंडल भी नहीं ली, कुछ ले लिया बहुत तेज़ बर्न करने वाला, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा और कॉपर का ऑक्साइड वगैरह बना लेगा, तो इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, बाकी सब नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो नेक्स्ट वाले पर बढ़ते हैं। 17 MCQ नंबर 17। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशंस represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature। ओके भाई ये थोड़ा मस्त है क्वेश्चन। H2 लिक्विड होता है, गैस होता है, नहीं होगा, पहले ही गलत हो गया, ख़राब बात है, पहला गलत क्यों करवाया। अब H2 गैस है, हाँ भाई है। ऑक्सीजन लिक्विड है, कैसे है। अब सी वाला देखते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये इसकी वजह से ये शुरू में ही ख़त्म था इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत था वैसे तो। ओके तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये दोनों गैस हैं, ओके राइट, ये लिक्विड बनता है, सी वाला सही है। मगर ओ एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला है जो, ये लिक्विड है। एक बार दोबारा से पेन ले लेते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ओके ये तो हमारी गैस ही रहेगी। मगर जो H2O बनेगा ये लिक्विड कैसे बन गया जब दो हमारे पास गैस है, ये भी हमारा गैस ही बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बीच में एक ट्रिक लगा दी थी छोटी सी, हैंड वाला ज़रूर देखना है। सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि अगर हम अभी H2O को ना देखते तो हमारा आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड बनना है। इनकी स्टेट हमें याद रखनी है, खासकर यही वाला
क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है तो ज़रूर याद रखना है भाई। अब लास्ट वाला एमसीक्यू नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी इनमें से है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देख लेते हैं ज़रा। कॉम्बिनेशन मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनना होगा, पहले वाले में बनना है नहीं, दूसरे वाले में बनना है हाँ, तीसरे वाले में बनना है हाँ, चौथे वाले में बनना है ना। तो कौन कौन से में बनना है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में। बहुत इजी ट्रिक है, जहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ दिख जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और सेकंड और थर्ड यानी हमारा आंसर नंबर डी, आंसर हमारा हो चुका है डी। तो यहीं पर हमारे ख़त्म होते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़, हमने सब कुछ कवर कर लिए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कोई रहा तो नहीं है। यस, हमने सारे के सारे कर लिए हैं। तो होपफुली आप सबको ये सब समझ में आई होगी, और अगर थोड़ी बहुत कहीं पर बोलने में मिस्टेक हो रही तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और नींद आ रही है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत बोलने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि रात को यहाँ पे नॉइज़ फ्री रहता है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।